नमस्कार दोस्तों, इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पाटीदार और हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। आज की क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्वरूप के बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। जिस समय हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पर थी उस समय कौन कौन से स्थल थे, किस स्थल से क्या प्राप्त हुआ है, किसकी खुदाई कब किसने करी, ये चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। इस क्लास में हम जो भी पढ़ेंगे वो परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। जिस तरह से नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर इन परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अनुसार हम पढ़ेंगे इसको। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के शहरों को अगर देखेंगे, जो स्थल है उनको अगर देखेंगे तो सबसे पहला नाम आता है हड़प्पा का। और हड़प्पा जो स्थल है, ऐतिहासिक स्थल हड़प्पा सभ्यता का स्थल, ये पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब राज्य में। और साहिवाल जिले के अंतर्गत ये आता है आज की तारीख में, लेकिन जब इसकी खुदाई हुई थी तब ये मांडगोमरी जिले में था। तो अगर आपको हड़प्पा के लिए पहला स्थल है हड़प्पा, इस हड़प्पा स्थल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जगह की अगर बात करेंगे इसकी तो ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब राज्य में। और अगर जिला पूछेंगे तो शाहीवाल जिला, वर्तमान में ये शाहीवाल है। शाहीवाल। और अगर मांडगोमरी जिला अगर आ जाए तो वो भी सही है, मांडगोमरी या मोंटगोमरी, क्योंकि ये पहले मांडगोमरी था। दोनों में से जो भी आ जाए तो हड़प्पा का स्थल पाकिस्तान के शाहीवाल जिले में है या मांडगोमरी जिले में। इसकी सबसे पहले जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। 1826 में चार्ल्स मेसन, इन्होंने इसकी जानकारी दी थी, किसकी, हड़प्पा की। और 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया था और इसके बाद इसका उत्खनन भी प्रारंभ हुआ। तो 1921 में दयाराम साहनी, इन्होंने इसका व्यापक सर्वेक्षण किया था। ये सब ईस्वी में है। दयाराम साहनी के अलावा 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने और 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने बड़े पैमाने पर इसका उत्खनन करवाया था। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा गया हड़प्पा सभ्यता का। और यहाँ से दो टीले प्राप्त हुए, पूर्वी टीला जिसको नगर टीला कहा गया और पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग टीला कहा गया। और इस दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी कहा। हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है जिसको कब्रिस्तान R37 या कब्रिस्तान H कहा गया है। यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसको कब्रिस्तान H या कब्रिस्तान R37 या कब्रिस्तान H, दोनों में से कुछ भी आ जाए, ये इसको नाम दिए गए हैं। और इसका उत्खनन J.M. केनोयर ने किया है। J.M. केनोयर। यहाँ से शव रखने की एक पेटी मिली है जो देवदार लकड़ी की बनी हुई थी। हड़प्पा स्थल और जो मोहनजोदड़ो है, इसको पिग्गट ने सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा था। जबकि ऐसा नहीं है कि दोनों पास पास में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में 640 किलोमीटर की दूरी है। तो इसका ध्यान रखना है कि इसको जुड़वा राजधानी किसने कहा था, पिग्गट ने।
इसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। हड़प्पा से मिले हुए अवशेषों को देखेंगे तो सबसे बड़ा अवशेष अन्नागार का है। यहाँ पे 6-6 की पंक्ति में 12 कमरे वाला एक अन्नागार मिला है। और ये जो अन्नागार है ये हड़प्पा सभ्यता के सभी केंद्रों में जितने भी अवशेष मिले हैं उनमें सबसे बड़ा है। लोथल का जो पोर्ट है गोंदीबाड़ा जिसको बोलते हैं या बंदरगाह, उसको छोड़ दे तो ये सबसे बड़ा स्थल है। इसके बाद अगर सबसे बड़ा स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हड़प्पा में मिला अन्नागार है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो अन्नागार है ये हड़प्पा का सबसे बड़ा निर्माण है, सबसे बड़ा अवशेष भी कह सकते हो आप। लेकिन इससे बड़ा अवशेष क्या है? लोथल का बंदरगाह। ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है हरियूपिया। हरि यूपिया, इसका जो अर्थ निकाला गया है वो हड़प्पा निकाला गया है। जो ऋग्वेद में हरियूपिया शब्द मिला है उसको ये माना जाता है कि ये शब्द हड़प्पा के लिए यूज किया गया है, हरियूपिया ऋग्वेद में। अब जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि किस स्थान से कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है या कौन सी वस्तु किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो हड़प्पा स्थल से जो महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए, जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, उनमें एक है पीतल की इक्का गाड़ी। इसके अलावा एक मुद्रा पर गरुड़ का चित्रांकन है जिसने अपने पंजे में सांप को दबाया हुआ है। तो यहाँ से गरुड़ चित्र वाली ये सारी चीज़ें हम हड़प्पा की पढ़ रहे हैं। गरुड़ अंकन वाली मुद्रा। एक स्त्री की मिट्टी की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इसको पृथ्वी माता या उर्वरा की देवी कहा गया है। मार्शल ने इसको पृथ्वी माता कहा था। और 2 पाषाण मूर्तियां और मिली है, लाल पत्थर की बनी हुई मनुष्य की मूर्ति और काले पत्थर की एक नर्तकी की मूर्ति। तो पत्थर की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। दो मिली है, एक नर्तकी की और एक मनुष्य की मूर्ति। इसके अलावा यहाँ से मिली है एक मेकअप बॉक्स जिसको प्रसादन मंजूषा बोलते हैं। मनुष्य के शव के साथ बकरे का अस्थि पंजर मिला है। माना जाता है कि इस मनुष्य के साथ इस बकरे को भी दफना दिया गया होगा। पशुओं के हड्डियों का ढेर मिला है। हड़प्पा से सबसे ज़्यादा लेख वाली मोहरें मिली है। अगर सबसे ज़्यादा मोहरों की बात करें तो मोहनजोदड़ो से मिली है, लेकिन जो हड़प्पा से मोहरें मिली है वो सबसे ज़्यादा लेख वाली मोहरें मिली है। अगर सबसे ज़्यादा लेख वाली मोहरें की अगर बात करेंगे अभिलेख युक्त, ये यहाँ से सबसे ज़्यादा मिली है। ये था हड़प्पा। और क्या खासियत है हड़प्पा की? तो यहाँ से गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र बना हुआ मिला है। शंख का बना हुआ बेल मिला है। पत्थर की पुरुष नर्तक की एक आकृति मिली हुई है। तो ये चीज़ें हड़प्पा से मिली, हड़प्पा शहर से। और हड़प्पा स्थल के सभी घरों में शौचालय के अवशेष मिले। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि हड़प्पा के किस स्थल के सभी घरों में शौचालय के अवशेष प्राप्त हुए, तो हड़प्पा में। इसके बाद दूसरा स्थल आता है जो प्रमुख स्थल है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला या मुर्दों का भाटा। अगर ये पूछा जाए कि मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, ये इसका सिंधी भाषा में इसका अर्थ निकलता है मोहनजोदड़ो का। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला या मुर्दों का भाटा। और इसको सिंध का नखलिस्तान भी कहा गया। अगर परीक्षा में ये पूछ ले कि सिंध का नखलिस्तान किसे कहा गया है, तो मोहनजोदड़ो को। और क्या नाम है इसके? तो इसको सिंध का बाग भी कहा गया है।
रेगिस्तान का बगीचा कहा गया है, स्तूपों का शहर कहा गया है। ये सारे मोहनजोदड़ो को कहे गए हैं। कहाँ पे मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में, सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। और इसकी खोज करी थी रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। तो मोहनजोदड़ो स्थल की अगर बात करेंगे तो ये सिंध में है। जगह की नाम है लरकाना, लरकाना जिला है ये। रखालदास रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी 1922 में, 1922 ईस्वी। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के 7 लेयर मिले, 7 स्तर मिले हैं। मोहनजोदड़ो से सबसे मुख्य जो स्थल प्राप्त हुआ है वो है यहाँ का विशाल स्नानागार। ये सार्वजनिक स्नानागार था और ये किले वाले क्षेत्र में था। और इस स्नानागार में उत्तर और दक्षिण में तालाब में उतरने के लिए 9 सीढ़ियां बनी हुई थी। यह प्रश्न पूछा गया है कि जो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है उसमें सीढ़ियां किस दिशा में बनी हुई है, तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में बनी हुई है। और इस स्नानागार का उपयोग माना जाता है कि धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता होगा। जब धार्मिक उद्देश्य से कोई अगर कार्यक्रम होता है तो सार्वजनिक रूप से, मतलब सामूहिक स्नान वगैरह कुछ करना होता है तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। इसकी साइज की अगर बात करें तो 39 फीट लंबाई इसकी, 23 फीट इसकी चौड़ाई और गहराई लगभग 8 फीट है। और जॉन मार्शल ने इसको तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। और इसी में माना जाता है कि विश्व की सबसे पहली वाटर प्रूफिंग का ये उदाहरण है। कौन? मोहनजोदड़ो का स्नानागार। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि स्नानागार में एक तो सीढ़ियों का ध्यान रखना है कि उत्तर दक्षिण दिशा में 9 सीढ़ियां बनी हुई है, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण है इसमें। और ये जो स्नानागार है इसको डीडी कोशाम्बी ने कमलताल कहा है, कमलताल या पुष्कर। इस स्नानागार के निर्माण में बिटुमिन का प्रयोग किया गया है। तो अगर ये पूछ ले कभी काई से बना हुआ है तो बिटुमिन का बना हुआ है। यहाँ से भी अन्नागार प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो इसका अन्नागार, और मोहनजोदड़ो का अन्नागार किले के अंदर बना हुआ था। इसके अलावा भी कहीं से अन्नागार मिले तो हड़प्पा में हम देख ही चुके हैं। ये मोहनजोदड़ो वाला है, लोथल में मिला है और कालीबंगा में भी अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। ये जो हड़प्पा में अन्नागार है, जो अन्न भंडारण प्रणाली है, ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वहाँ की जो अन्न भंडारण प्रणाली है उसके समान ही है लगभग। इसके अलावा अगर यहाँ की सड़कें अगर देखेंगे तो मोहनजोदड़ो में सड़कें ग्रिड पैटर्न पर है, समानांतर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। ग्रिड पैटर्न कैसे होता है? जैसे ये एक सड़क है और इस पर और सड़कें मिली हुई है, ये इस तरह से ग्रिड पैटर्न। अगर आपने चंडीगढ़ का नक्शा देखा हो वो ग्रिड पैटर्न है पूरा। मोहनजोदड़ो के टीले की अगर बात करेंगे तो पश्चिम भाग में दुर्ग टीले के ऊपर कनिष्क का एक स्तूप बना हुआ है। कनिष्क कौन? कुषाण शासक, बाद में बना है ये, लेकिन इसके द्वारा बनाया हुआ एक स्तूप है यहाँ पर, इसलिए इसको स्तूप टीला भी कहा गया है पश्चिमी भाग को। और आध्यात्मिक नगर भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्तूप बना हुआ है। इस पश्चिमी टीले की खोज व्हीलर ने की थी। माना जाता है कि मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था है वो जनतंत्रात्मक थी, मतलब यहाँ पे कोई राजतंत्र नहीं था, जनता द्वारा शासकों का चुनाव होता था, जनतंत्र था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष की अगर बात करेंगे तो यहाँ से कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है, नर्तकी की। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और ये इसकी विशेषता है कि धातु की मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई है। तो एक तो कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है।
नर्तकी की मूर्ति और एक पत्थर की एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और ये भी बड़ी प्रसिद्ध मूर्ति है, पुजारी की मूर्ति भी इसको बोला जाता है, तो योगी या पुजारी। ये मूर्ति काय की है? पत्थर की या पाषाण की है। ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से वस्त्र निर्माण और चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अलावा यहाँ से कुंभकार के भट्टे मिले, कुम्हार की बस्तियां मिली हुई है, घोड़े की मूर्ति मिली है, ऊंट की हड्डियां, घोड़े के दांत, ये भी यहाँ से प्राप्त हुए। तांबे के ढेर मिले हुए, गलाया हुआ तांबे के। और सबसे जो अंतिम स्तर है वहां पर मनुष्यों के कंकाल प्राप्त हुए, बिखरे हुए नर कंकाल, इसीलिए माना जाता है कि यहाँ पर कोई नरसंहार हुआ होगा, हालांकि ये माना जाता है। और यहाँ से मूर्तियों में प्राप्त हुआ बेल का एक खिलौना, कुबड़ वाले बेल का खिलौना प्राप्त हुआ है। बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का एक चित्र प्राप्त हुआ है, जिससे यह माना जाता है कि यहाँ पर पशु बलि रही होगी। और क्या प्राप्त हुआ है, तो चांदी का कलश मिला है, शलाका युक्त तलवारें मिली है, तांबे की हेयर पिन मिली है, शिलाजीत का साक्ष्य मिला है, और बेल वाली मुद्रा मिली है जिसको वृषभ मुद्रा कहा गया है। इसके अलावा एक पत्थर पर नृत्यरत मूर्ति प्राप्त हुई है, नृत्य करती हुई एक आकृति प्राप्त हुई है, और इस आकृति को जॉन मार्शल ने नटराज शिव की मूर्ति कहा है। ये जो आकृति है नृत्य करती हुई, इसको नटराज की मूर्ति देखी होगी आपने, तो जॉन मार्शल ने इसको नटराज शिव कहा है। तो अगर ये पूछा जाए कि नटराज शिव की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई, तो ये भी हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। नृत्यरत नटराज शिव की आकृति। मोहनजोदड़ो के अंतिम स्तर पर बिखरे हुए नरकंकाल प्राप्त हुए। तो इसी से ये माना जाता है कि यहाँ पर कोई आक्रमण हुआ होगा, लेकिन यू आर कैनेडी, इनका मानना है कि मोहनजोदड़ो के जो कंकाल है उसमें मलेरिया का साक्ष्य मिला है, जबकि व्हीलर का कहना है कि ये जो नर कंकाल है इस यहाँ कोई नरसंहार हुआ होगा, इसलिए ये नर कंकाल यहाँ पर है। मोहनजोदड़ो से एक प्रसिद्ध मुहर प्राप्त हुई है, जिसके एक भाग पर योगी की एक आकृति है, और पीछे के भाग पर बेल की आकृति है जिसको वृषभ कहा जाता है। यह आकृति इस पर अंकित है, इसको भी पशुपतिनाथ की मुद्रा कहा गया है। सबसे ज्यादा मुहरें भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और यहाँ पर जो मुहरें प्राप्त हुई उसमें दो चांदी की मुहरें प्राप्त हुए जिस पर यूनिकॉर्न अंकित है। यूनिकॉर्न मतलब घोड़ा जो होता है, एक सिंग वाला घोड़ा, उसको यूनिकॉर्न बोला जाता है। यहाँ से कुछ मोहरों पर सुमेरियन नाव का भी अंकन प्राप्त हुआ है, इसलिए ये माना जाता है कि यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सुमेरिया से व्यापार होता था। अगला स्थल इसमें आता है चन्हुदड़ो। ये मोहनजोदड़ो से दक्षिण में स्थित है, और इसकी खोज एन.जी. मजूमदार ने करी थी 1931 में। एन.जी. मजूमदार 1931 ईस्वी में, और इसका खनन 1935 में हुआ था। अर्नेस्ट मैके ने इसका खनन करवाया था। यहाँ से हड़प्पा और हड़प्पोत्तर संस्कृति के साक्ष्य मिले। हड़प्पोत्तर मतलब जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त होने वाली थी, समाप्त हो रही थी, जिसको झोकर संस्कृति या झांगर संस्कृति भी कहते हैं। यहाँ से इसके भी अवशेष प्राप्त हुए। चन्हुदड़ो में मनके बनाने का, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का एक प्रमुख केंद्र था, और इसको हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र कहा गया है। चन्हुदड़ो को ये तो औद्योगिक नगर या औद्योगिक शहर या औद्योगिक केंद्र था, और ये एकमात्र स्थल है हड़प्पा सभ्यता का जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। जो यूनिक चीज़ें जिस स्थल से प्राप्त हुए उसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। तो वक्राकार ईंटें चन्हुदड़ो से प्राप्त हुई है।
जिसमें इंटरलॉक सिस्टम लगा हुआ रहता है, और ये एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। यहाँ किसी दुर्ग का कोई अस्तित्व नहीं मिला अभी तक। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से भी एक सौंदर्य प्रसाधन का सामग्री मिली है, जैसे लिपस्टिक वगैरह, ये चीज़ें यहाँ से मिली है। लिखने की शाही मिली यहाँ से, शाही का दवात जिसको बोलते हैं। एक हाथी का एक अलंकृत खिलौना भी प्राप्त हुआ है। बैलगाड़ी जिसको इक्का गाड़ी बोलते हैं, ये भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये चीज़ें चंद्रों से प्राप्त हुई है। इस बात का ध्यान रखना कि इक्का गाड़ी और लिपस्टिक यहाँ से प्राप्त हुई है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान प्राप्त हुए। ये भी चंद्रों से प्राप्त हुआ है। अगला प्रमुख स्थल है लोथल। लोथल कहाँ है? ये भारत में है, गुजरात में, अहमदाबाद में। भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर है ये। तो इसका ध्यान रखना कि ये गुजरात गुजरात के अहमदाबाद जिले में। कहाँ पर है? भोगवा और साबरमती के संगम पे। खंबात की खाड़ी में है ये क्षेत्र, इसलिए यहाँ पर एक बंदरगाह भी प्राप्त हुआ है। इसकी खोज 1957 में हुई है, एस आर राव ने करी है। एस आर राव 1957 ईस्वी में। ये बंदरगाह शहर था एक तरह से, यहाँ से बंदरगाह प्राप्त हुआ है लोथल से, और इस बंदरगाह से पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे गढ़ और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। यहाँ से जो बंदरगाह प्राप्त हुआ है, जिसको गोंदीबाड़ा कहा जाता है, वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशाल संरचना है। और ये जो गोंदीबाड़ा है, ये भोगवा नदी से जुड़ा हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा निर्माण स्थल या संरचना कौन सी है, तो लोथल का बंदरगाह या लोथल का गोंदीबाड़ा। तो इस तरह से अगर आप हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी रचनाओं को अगर देखिए, सबसे बड़ी फिर छोटी, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? लोथल का बंदरगाह, उसके बाद हड़प्पा का अन्नागार, इसके बाद मोहनजोदड़ो का अन्नागार, और फिर मोहनजोदड़ो का स्नानागार। ये चीज़ें ध्यान रखना, अगर परीक्षा में कभी पूछ ले कि इनको सबसे बड़े से छोटे क्रम में जमाइए या छोटे से बड़े क्रम में जमाइए, तो सबसे बड़ा होगा लोथल का बंदरगाह या लोथल का गोंदीबाड़ा। ज़्यादातर गोंदीबाड़ा लिखा हुआ आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हड़प्पा का अन्नागार, फिर आता है मोहनजोदड़ो का अन्नागार। तो अगर इनमें से किसी को अगर हटा दिया जाए, मान लीजिए कि लोथल का गोंदीबाड़ा नहीं दिया हुआ है और खाली दिया हुआ है हड़प्पा का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपको ये पूरा क्रम याद होना चाहिए कि सबसे बड़ा है लोथल का गोंदीबाड़ा, फिर हड़प्पा का अन्नागार, फिर उससे छोटा है मोहनजोदड़ो का अन्नागार, और उससे छोटा है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। लोथल से फारस की मुहर मिली है, और यहाँ से पक्के रंग में रंगे हुए कुछ बर्तन भी प्राप्त हुए। तो इससे ये माना जाता है कि जो लोथल है, उसका पश्चिम एशिया से समुद्र के जरिए व्यापार होता था, और ये व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ से एक खोपड़ी प्राप्त हुई है, जिसमें छोटे बच्चे की खोपड़ी है, और उस खोपड़ी में छेद किया हुआ है, और ये माना जाता है कि ये उस खोपड़ी में ऑपरेशन किया गया था, या शल्य चिकित्सा जिसको बोलते हैं। तो शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण इसको माना जाता है, और ऐसी खोपड़ी एक कालीबंगा से भी प्राप्त होती है। तो ये कालीबंगा और लोथल से जो खोपड़ी प्राप्त हुई, तो माना जाता है कि ये शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण है। और क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से हाथी दांत का एक स्केल प्राप्त हुआ है, जिसको पैमाना बोलते हैं। एक गोरिल्ला की मूर्ति प्राप्त हुई है। बतख, खरगोश,
और बेल, कुत्ता, इनकी तांबे की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। इस बात का भी ध्यान रखना कि खरगोश, बतख ऐसे अगर पूछ ले कि ये मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है तो लोथल से प्राप्त हुई है। नाव के 5 मॉडल प्राप्त हुए हैं और एक मिट्टी का मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ है यहाँ से। घोड़े की छोटी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है मिट्टी की, और चावल और बाजरे का साक्ष्य मिला है यहाँ से। इसके अलावा 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई है यहाँ से। और क्या प्राप्त हुआ है तो दिशा दिखाने वाला जो कंपास होता है, दिशा सूचक यंत्र प्राप्त हुआ है। और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं जिसमें हवन वगैरह करते हैं वो वाले। लोथल से एक बर्तन प्राप्त हुआ है मिट्टी का, जिस पर पंचतंत्र में कहानी आती है चालाक लोमड़ी वाली। इस टाइप का उस पर एक चित्र अंकित किया हुआ है, कौवा और चालाक लोमड़ी वाला। माना जाता है कि ये पंचतंत्र की कथा में जो चालाक लोमड़ी है, इस तरह का ये चित्रांकन है, उससे इसका कनेक्शन जोड़ा जाता है। हालांकि पंचतंत्र बहुत बात का है, तो ऐसा नहीं है कि वो पंचतंत्र का अंकन उस पर किया गया है, उसके समान है वो। चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी के समान उस पर अंकन है। यहाँ पर समुद्र की देवी की भी पूजा की जाती है, जिसको सिकोत्री माता कहा जाता था। तो अगर ये पूछा जाए कि सिकोत्री माता किसे कहा जाता था, तो ये समुद्र की देवी थी, जिसको लोथल में सिकोत्री माता कहा जाता था। इसके बाद आता है दूसरा स्थल कालीबंगा। कहाँ पे है कालीबंगा? कालीबंगा राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है ये। तो स्थान की अगर बात करें तो कालीबंगा राजस्थान राज्य, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, और सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है ये। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी 1953 ईस्वी में। यहाँ से हड़प्पा के 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा काल के जुते हुए खेत प्राप्त हुए, ये हमने प्राक हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा भी है। यहाँ से 7 आयताकार हवन कुंड प्राप्त हुए, जिसको अग्निकुंड कहा जाता है। जो हवन करने के लिए जो बनाया जाता है वो अग्निकुंड। और यहाँ से बेलनाकार मुहरें मिली है, जो कि मेसोपोटामिया में चलती थी। कालीबंगा में जो घर प्राप्त हुए वो कच्ची मिट्टी के बने हुए थे, इसलिए माना जाता है कि जो कालीबंगा स्थल है ये गरीबों की बस्ती है या दिनहीन बस्ती है। कालीबंगा में लकड़ी की नाली मिली है, और जो जल निकासी प्रणाली है ये कमज़ोर थी, या यूँ कह सकते हो कि कोई व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो सड़कें प्राप्त हुई है वो पक्की सड़कें थी, और बाकी हड़प्पा स्थलों को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे सड़कें पक्की नहीं है, ग्रिड सिस्टम पर आधारित है, लेकिन पक्की सड़कें नहीं है, कच्ची सड़कें हैं। जबकि कालीबंगा में पक्की सड़क मिली। तो इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ से कालीबंगा से पक्की सड़कें मिली है। पक्की सड़क मिली है, कच्चे मकान मिले हैं, कच्ची मिट्टी के या कच्ची ईंटों के मकान। और यहाँ पर दुर्ग और जो बाकी नगर है वो दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। कालीबंगा में अंतिम संस्कार के लिए 3 विधियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें समाधि और आंशिक समाधि और दाह संस्कार। समाधि मतलब उसको मृत व्यक्ति को पूरा जमीन में गाड़ देते, और आंशिक समाधि मतलब उसको पहले जंगल में छोड़ देते थे, जानवर उसको खा जाते थे, और जो बाकी अवशेष बचता था हड्डियाँ वगैरह उसको दफना देते थे, और दाह संस्कार में उसको जला देते थे। कालीबंगा से जो चीज़ें कुछ प्राप्त हुई है उनमें से एक है, जैसे अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है, यहाँ से फर्श पर लगी हुई अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है, और हल के निशान प्राप्त हुए हैं,
हवन कुंड प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से प्राप्त वस्तुओं में अलंकृत ईंटों का फर्श, और क्या प्राप्त हुआ है, खेत के जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, मतलब हल का निशान प्राप्त हुआ है, हवन कुंड प्राप्त हुआ है। एक आक्रामक मुद्रा में बेल की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऊंट की हड्डियां यहाँ से प्राप्त हुई है, हालांकि ये मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई है। भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से। और हाथी दांत का कंघा प्राप्त हुआ है यहाँ से। सिंह वाले देवता की आकृति प्राप्त हुई है। और हमने अभी देखा था कि कालीबंगा से और लोथल दोनों जगह से खोपड़ी में शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी कालीबंगा से। ज़्यादातर प्रश्नों में ये आता है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, इसी टाइप के। दूसरा स्थल है बनावली। कहाँ पे है बनावली? ये हरियाणा में आता है, फतेहाबाद जिले में, रंगोई नदी के तट पर। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में इसकी खोज करी थी। यहाँ से भी जल निकासी प्रणाली का अभाव देखा गया है। और जल निकासी प्रणाली देखा जाए तो सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी, लेकिन यहाँ से जल निकासी प्रणाली का अभाव था। यहाँ से क्या सामान मिले हैं? तो यहाँ से मिट्टी के हल का बना हुआ एक खिलौना प्राप्त हुआ है, और सेल खड़ी और पकी हुई मिट्टी की मुहरें प्राप्त हुए जिस पर सिंधु लिपि अंकित है। और क्या प्राप्त हुआ है? तो तांबे के बाण प्राप्त हुए। बाण के जो आगे नोक लगी हुई होती है, बाणागर जिसको बोला जाता है, वो तांबे के प्राप्त हुए। तिल और सरसों का ढेर प्राप्त हुआ है यहाँ से। अगला स्थल आता है सुरकोटदा। सुरकोटदा ये भी गुजरात में है। गुजरात में आता है, कच्छ जिले में। इसकी खोज करी थी जगपति जोशी ने 1964 ईस्वी में। जगपति जोशी ने 1964 में इसकी खोज करी थी। क्या खासियत है इसकी? तो यहाँ से प्राचीर युक्त बस्ती प्राप्त हुई है एक तो। और सुरकोटदा के जो अंतिम स्थल है, यहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक किसी भी हड़प्पाकालीन स्थल में घोड़े की अस्थियां प्राप्त नहीं हुई है। मिट्टी की मूर्तियां भले ही मिली है जगह से, और कुछ छोटे मोटे दांत वगैरह ऐसे अवशेष भले ही मिले, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है घोड़े की अस्थियां। इसका ध्यान रखना है अगर पूछ लिया जाए कि घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई है, सुरकोटदा, क्योंकि बाकी जगह से घोड़े की हड्डियां और कहीं से नहीं मिली है। और क्या मिला है यहाँ से? तो यहाँ से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला है, और 4 कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तराजू का जो पल्ला होता है ये भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये 3-4 चीज़ें यहाँ से मिली है। अगला स्थल आता है रंगपुर।
ये भी गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में। इसकी खोज करी थी MS वत्स ने 1931 में। और इसकी खुदाई दूसरे लोगों ने करी थी, ध्रुवे और SR राव ने 1939 और 1953 में अलग अलग टाइम पर खुदाई हुई इसकी। अब यहाँ से कोई मूर्ति और मुद्रा वगैरह ऐसी चीज़ें यहाँ से कुछ भी प्राप्त नहीं हुई। रंगपुर से एक तो मिला है चावल की खेती का साक्ष्य और कच्ची ईंट का दुर्ग प्राप्त हुआ है यहाँ से। तो जनरली ये चावल वाला प्रश्न पूछा जाता है। चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से। अगला स्थल है रोजदी। ये भी गुजरात में भादर नदी के किनारे स्थित है, खंबात में। यहां से प्राप्त हुआ है हाथी का अवशेष। रोजदी से हाथी का अवशेष प्राप्त हुआ है। गुजराती लोग उस टाइम पे हाथी भी पालते थे। अगला स्थल है मालवण। ये आता है सूरत जिले में, गुजरात में। सूरत, गुजरात। माना जाता है कि यह भी एक बंदरगाह था। इसकी खोज करी थी FR आल्चिन और JP जोशी ने। 1970 में इसका खनन भी करवाया था। 1967 में इसकी खोज कर ली गई थी और 1970 में इसका खनन प्रारंभ हुआ था। यहाँ से सांड की मूर्तियाँ मिली है और तांबे और कांसे के कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। कार्नेलियन के मनके प्राप्त हुए यहाँ से। ये कुछ चीज़ें मालवण से प्राप्त हुई है। अगला प्रमुख स्थल है राखीगढ़ी। ये हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी। इसको महानगर भी कहा गया है। हरियाणा में है, हिसार जिले में। इसकी खोज रफीक मुगल ने करी थी और ये प्राक हड़प्पा स्थल है। खोज करता है इसके रफीक मुगल। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का चौथा सबसे बड़ा नगर है और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। 2015-16 का अगर खनन के बाद अगर देखा जाए तो ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र है, या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर कौन सा है, तो राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल और सिंधु सभ्यता का चौथा सबसे बड़ा नगर है। और 2015-16 का अगर खनन देखा जाएगा तो ये पूरी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर बन गया, नगर, स्थल। अगला स्थल आता है धोलावीरा। धोलावीरा का मतलब होता है सफेद कुआं और ये भी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज
1767-68 में जगपति जोशी ने की थी, लेकिन इसका खनन का काम रविंद्र बिष्ट ने किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 के आसपास। तो स्थल की बात करें तो ये कच्छ में है और कच्छ गुजरात में है। खोज इसकी जगपति जोशी ने की थी। कब की थी? 67 में। और उत्खनन रविंद्र बिष्ट ने किया था। सिक्सटी 7 में इन्होंने इसकी खोज की थी और खनन किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने। उन्नीस सौ उनसठ 1767 में। इसकी खोज 1967 में जगपति जोशी ने की थी। कहाँ पर स्थित है ये? तो मानसर और मानहर नदी के बीच में एक द्वीप है जिसको कादिरा द्वीप कहा गया है, वहां पर स्थित है ये। धोलावीरा से हड़प्पा सभ्यता की पहली वेधशाला प्राप्त हुई, खगोलीय वेधशाला या पर्यवेक्षणशाला जिसको बोलते हैं। तो यहाँ की अगर खासियत पूछा जाए तो खगोलीय वेधशाला ये धोलावीरा से प्राप्त हुई है। धोलावीरा में सुनामी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं और यहाँ पर जो रक्षा प्राचीर है वो पत्थर से बनी हुई है। राखीगढ़ी और जो धोलावीरा है ये भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पाकालीन नगर है। सबसे बड़ा राखीगढ़ी है और फिर धोलावीरा। और इसके बाद देखा जाएगा तो राखीगढ़ी धोलावीरा के बाद कालीबंगा तीसरा सबसे बड़ा स्थल आता है। तो ये थोड़ा क्रम भी ध्यान रखना है कि भारत में सबसे बड़े हड़प्पा स्थल कौन से हैं। तो राखीगढ़ी, फिर धोलावीरा, फिर कालीबंगा। धोलावीरा जो स्थल है ये 3 भागों में बटा हुआ है। बाकी सारे स्थलों को अगर आप देखोगे तो 2 भागों में बटे हुए मिलते हैं, दुर्ग या किला और निचला नगर। लेकिन धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ है। धोलावीरा से ही खेल का एक स्टेडियम प्राप्त हुआ है और जो साइन बोर्ड होता है जो खेल खेलते हैं और उसमें जो स्कोर वगैरह लिखा जाता है वो साइन बोर्ड भी प्राप्त हुआ है। तो खेल का स्टेडियम, खेल का मैदान और साइन बोर्ड ये भी धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है यहाँ से। बांध बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कृत्रिम जलाशय जल को संग्रहित करने का। ये भी इसका ध्यान रखना है। वाटर हार्वेस्टिंग और बांध का। यहाँ से कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, जैसे नेवले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है, गिरगेट की प्राप्त हुई है और पालिश किए हुए सफ़ेद पत्थर के स्तंभ प्राप्त हुए हैं धोलावीरा से। राज्यसभा के अवशेष प्राप्त हुए हैं, प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि यहाँ पे राज्यसभा भी रही होगी। अगला स्थल है रोपड़। रोपड़ आता है पंजाब में। पंजाब सतलज नदी के किनारे पर स्थित है ये और इसकी खोज 1950 में बीबी लाल ने की थी। उन्नीस सौ 50 में। और खनन का काम किया था यज्ञदत्त शर्मा ने। रोपड़ आज़ादी के बाद खोजा गया भारत में पहला हड़प्पा स्थल है और दूसरा स्थल कालीबंगा है। रोपड़ ऐसा स्थल है जहाँ से हड़प्पा से लेकर गुप्त काल तक की संस्कृतियों के
अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ से एक मानव की कब्र प्राप्त हुई है जिसमें मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। मानव की कब्र के साथ कुत्ते के शवादान का प्रमाण माना जाता है कि ऐसा अन्य हड़प्पाकालीन स्थलों में नहीं प्राप्त हुआ है। हालांकि जो नवपाषाण काल था, बुर्जहोम में इस तरह की चीज़ें मिलती थी पुरानी, लेकिन हड़प्पा काल में नहीं है। ये थे हड़प्पा सभ्यता या परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल, जहाँ से उन चीज़ों को कवर करने की पूरी कोशिश करी है जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें हैं और इतना आप याद भी नहीं रख पाओगे। तो हमने पूरी कोशिश करी है कि परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सारी इसमें शामिल की गई है। अगली क्लास में हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ की नगर व्यवस्था कैसी थी, जल निकासी व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। ये सब अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास ठीक से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।